नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का चौथा क्लास है और इसमें हम देखेंगे जल से संबंधित MCQ। और ये MCQ NCERT बेस्ड होंगे। वे क्वेश्चन जो कक्षा 6, 7, 8 के NCERT की पुस्तकों में जल से संबंधित है। तीसरा जो क्लास रहा वह जल का एक लेक्चर रहा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ इसका आप PPT PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस जो वीडियो इसका भी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जो पिछली वीडियो है उन सभी की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जहाँ से आप सारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा बताया जा चुका है कि यह एक जो क्लासेस चल रही हैं वह टेट, सुपर टेट, KVS और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में मतलब के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा विषय है जो एकीकृत स्वरूप में इसमें सभी सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, हर एक चीज़ इसमें आ जाती है, जिसके कारण प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं वो इन्वायरमेंट से बन रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका क्लास चलेगा NCERT बेस्ड का क्वेश्चन रहेगा। और ये क्लास का जो तीसरा क्लास था उसका पहला PPT है, जिसमें कि आपको बताया गया इस प्रकार से आपको PPT के रूप में, ठीक है, पूरा तीसरा और चौथे क्लास का PPT एक साथ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप उसे जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये NCERT 6 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पहला कह रहा है कि जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन की क्रिया, ठीक है। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं वाष्पन की क्रिया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या रहेगा, वाष्पीकरण। तो पहले में आपका क्या रहेगा, वाष्पीकरण। दूसरा कह रहा है जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो जब जलवाष्प मतलब कि जो जल वाष्प का जल बूंदों में बदलना, ठीक है, संघनन कहलाता है। आपको मैंने बताया था कि ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका गलनांक। और द्रव से गैस में बदलने की क्या करते हैं, वाष्पन। गैस से जो द्रव में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, संघनन। और द्रव से जो ठोस में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका हिमांक। और डायरेक्ट कोई वस्तु ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और कोई वस्तु डायरेक्ट गैस से ठोस में परिवर्तित होती है उसे हम द्रवण कहते हैं। तो ये सारे आपके तीसरे क्लास में समझाया जा चुका है। अगला है कि एक वर्ष से इससे अधिक समय तक वर्षा का ना होना उस क्षेत्र में क्या लाता है। तो आप देखते हो कि जब लंबे समय से किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है तो उस क्षेत्र में क्या पड़ता है, सूखा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सूखा। और अगला है कि अत्यधिक वर्षा से क्या होता है। तो जब देखते हो कि बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो वहाँ पे क्या आता है, बाढ़ आता है, ठीक है। अगला भी जो क्वेश्चन है वो कक्षा 6 से ही है और इसमें ये बताना है कि कौन सा कारण वाष्पन से होता है, कौन सी घटना वाष्पन से होती है और कौन सी घटना संघनन से होती है। तो वाष्पन कि जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है और जल वाष्प का द्रव में बदलना, जल बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल बूंदों का दिखना। तो आप देखिए जैसे कोल्ड ड्रिंक आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक को जब फ्रिज से निकालते हैं तो उसकी बाहरी सतह पे कुछ जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो यह कौन सी घटना होती है, संघनन की घटना होती है, ठीक है। यह घटना संघनन की होती है। अगला कह रहा है गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का उठना। तो आप देखते हो कि जब किसी गीले कपड़े को प्रेस करते हो तो भाप बन के, तो जल क्या होता है, वाष्प में बदलता है। तो इसे हम क्या करेंगे, वाष्पीकरण की घटना, ठीक है, वाष्पीकरण की घटना। अगला कह रहा है कि सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे दिखाई, जैसे वर्तमान समय में ठंडी पड़ रही है, ठीक है, तो जो कोहरे दिखाई देते हैं वह किसके कारण होता है, तो संघनन के कारण होता है। कोहरों का दिखना संघनन के कारण होता है। और अगला कह रहा है कि गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है, ठीक है। आप देखते हो कि अगर गीले कपड़े से श्यामपट्ट को या किसी चीज़ को पोंछते हो और कुछ समय बाद वह सूख जाता है तो क्या होता है, क्योंकि वह गीला है और बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है जिसके कारण जल क्या होता है, सूख जाता है। और अगला कह रहा है कि गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप बनकर उड़ना। तो ये भी कौन सी घटना है, आपकी वाष्पीकरण की घटना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके क्लास 6 NCERT के रहे। अगला है आपका कि ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला कह रहा है कि वायु में जल वाष्प
केवल मानसून के समय में ही उपस्थित रहती है। तो मानसून का मतलब कि यहाँ पे जब वर्षा का समय होता है, जैसे हमारे यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर के समय में, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर के समय में मानसून का आगमन होता है, तो क्या उसी समय में केवल क्या रहता है, जलवाष्प रहता है। तो यह बिल्कुल गलत है। जैसे वर्तमान समय में ठंडी पड़ रहा है, तो ठंडी के समय में जो कुएसा है वो भी क्या है, जलवाष्प ही तो है, ठीक है। तो केवल मानसून के समय में नहीं रहता है। बरसात के समय में आपने देख जो अरे मानसून, उसके बाद ठंडी के समय में भी आप देखते हो कि जलवाष्प रहता है, ठीक है। गर्मी के समय में आप सुबह के समय में देखते हो हल्का फुल्का ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उस समय भी जलवाष्प रहता है। तो यहाँ पर केवल मानसून के समय नहीं, सभी समय जलवाष्प उपस्थित रहता है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन क्या होता है आपका, गलत होता है। अगला कह रहा है कि जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है। तो कह रहा है कि जो जल होता है ना, वह केवल महासागरों, नदियों और झीलों से वाष्पित होता है, भूमि से वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि बरसात के समय में आप देख लो, बरसात के समय में कहीं पर वर्षा होती है, ठीक ठाक वर्षा होती है, और वर्षा जब कुछ समय तक शांत हो जाए, तो वहाँ की जब शांत होती है तो वहाँ की मिट्टी क्या रहती है, गीली रहती है। लेकिन कुछ ही समय बाद देखते हो कि यहाँ की मिट्टी सूख जाती है। तो कैसे सूखती है, क्योंकि यहाँ से भी तो जल वाष्पित हो रहा है, तो भूमि से भी क्या होता है, जल वाष्पित होता है। ऐसा नहीं कि केवल जलाशयों से ही जल वाष्पित होगा, भूमि से भी होगा। तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन क्या होता है आपका, गलत है। अगला कह रहा है आपका कि जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। तो बिल्कुल सही है कि जब जल वाष्प में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये आपका सही है। अगला कह रहा है कि जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। जैसे कि मैंने बताया कि बरसात के समय में जब बरसात होती है तो भूमि, जब तक बारिश होती है तब तक भूमि गीली रहती है उसमें, और उसके बाद जब बारिश समाप्त होती है तो सूर्य दिखाई नहीं देता है। फिर भी क्या होता है कि कुछ समय बाद भूमि सूख जाती है। तो कैसे कि जरूरी नहीं है कि सूर्य ही उपस्थित रहे हमेशा तभी जल वाष्पन हो, ठीक है। टेम्परेचर अगर है, ठीक है, टेम्परेचर अगर है, सूर्य नहीं है, तो भी क्या होता है, जल वाष्पित होता है। तो इस प्रकार से क्या है, गलत है। अगला कह रहा है कि वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जलकणिकाएं बनाती हैं। तो यह बिल्कुल आपका क्या सही है। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हम लोग क्या करते थे, पतीले में खाना बनाते थे, और इसमें क्या करते थे कि दाल को, अगर जैसे दाल यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसमें क्या करते, आधे पानी भर देते, लेकिन और उसके ऊपर भी क्या करते थे, एक पानी का पॉट यहाँ पे रख देते थे, और नीचे से इसको क्या करते, गर्म करते थे। जब ये नीचे से गर्म होता था तो इसका जो जल है, ठीक है, वाष्पित होकर इसकी सतह पे लगता था, और ऊपर से इसका टेम्परेचर कैसा रहता था, ठंडा, जिसके कारण जलवाष्प किस में बदल जाता था, जल बूंदों में बदलता था। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, संघनन। तो ये कह रहा है कि जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जलकणिकाएं बनाती हैं। तो जैसे कि आपको वायुमंडल वाली क्लास में मैंने बताया था कि क्षोभ मंडल की सीमा से जितनी आप ऊंचाई पर जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, ठंडी बढ़ती है। तो जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे, ठीक है, तो संघनित होकर यह जलवाष्प किस में बदल जाता है, जलबूंदों में, और यही क्या करता है, वर्षा करता है। तो पहला वाला ऑप्शन, सॉरी, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये किससे, क्लास 7 एनसीईआरटी की क्लास 7 से है, और इसमें आपको क्या बनाना है, ट्रू और फॉल्स, मतलब सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विश्व की नदियों और झीलों में जितना ताज़ा जल जमा है महासागरों से कहीं अधिक है। तो यह बिल्कुल क्या है आपका सत्य है, क्योंकि आपको बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है। और इस 71% को अगर हम 100% मान लें तो 100% में से लगभग 97% कहाँ पे है, महासागरों में है। और 3% जो जल है पीने योग्य है, 3% जल जो है पीने योग्य है, 97% पीने योग्य नहीं है। तो इसी की बात कर रहा है कि विश्व की नदी, और यह पीने योग्य जल किस में है, ग्लेशियर के रूप में, नदियों में, झीलों में और भूमिगत रूप में है। तो यहाँ पे विश्व की नदियों और झीलों में जितना ताज़ा जल जमा है महासागरों से कहीं अधिक है। तो यह क्या है, सही है, क्योंकि महासागरों में जो जल है वह ताज़ा नहीं होता। ताज़ा जल का मतलब कि वह जल जो पीने योग्य होता है उसे हम ताज़ा जल कहते हैं। तो महासागरों में पीने योग्य जल नहीं है, तो इस प्रकार से सही है। अगला कह रहा है कि पानी की कमी केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्या है। तो यह बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर सामना करने की समस्या करें तो ग्रामीण और शहरी इलाके दोनों में है, जबकि शहरी इलाकों में जो अर्बन एरिया है उसमें यह समस्या क्या है, और अधिक है, और रूरल एरिया में यह समस्या कम है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। अगला कह रहा है खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का पानी ही एकमात्र सबसे बड़ा सोर्स है। तो यहाँ पर यह भी क्या है, गलत है। नदियों से सिंचाई तो करते हैं लेकिन एकमात्र सोर्स कर दिया, तो यह क्या होता है आपका, गलत है। क्योंकि खेतों की सिंचाई के लिए नदियाँ हैं, नहरें हैं, कुआँ हैं, तालाब हैं, बावड़ी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एकमात्र लगा दिए, इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है।
अगला कह रहा है कि बारिश पानी का अंतिम स्रोत है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी प्राप्त होने का एकमात्र सोर्स क्या है, बरसात है। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा सोर्स नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपके कक्षा 7 के एनसीईआरटी से है। तो यहाँ पे क्या है कि निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला ये कह रहा है कि लोग ब्लैंक है और के माध्यम से भूजल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है, ठीक है, बरसात से, कुएं से और हैंडपंप, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे, बारिश से हम क्या करते हैं, सॉरी भूजल की बात किया है, तो भूजल प्राप्त करने का हमारे पास केवल एक तरीका है कि या तो कुएं से हमें भूजल प्राप्त हो, या तो हैंडपंप से, या तो ट्यूबवेल से। ठीक है, इनके माध्यम से हम भूजल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, कुएं और हैंडपंप के माध्यम से। अगला कह रहा है कि पानी के 3 रूप, ठोस, ब्लैंक और हैं। तो पानी के 3 रूप हैं। ठीक है, पहला तो ठोस, दूसरा क्या है, द्रव, और तीसरा क्या है, गैस है। तो ये पानी के 3 रूप हैं। तो सेकेंड वाले में ये फील होगा द्रव और गैस, क्योंकि ठोस ऑलरेडी दे रखा है। अगला कह रहा है कि पानी की जल धारण करने वाली परत क्या है। तो पानी मतलब जैसे बरसात होता है, तो बरसात होने के बाद जो पृथ्वी में जो जल धारण करने वाली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, जल भृत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका जल भृत। और अगला कह रहा है कि जमीन में पानी के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अंतः स्यंदन। ठीक है, जैसे कि बरसात होता है, ठीक है, और बरसात जैसे केशिका तो क्या होता है, ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, केशिका तो ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया होती है, और उसी जल को नीचे जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंत्य स्यंदन। तो याद रखिएगा कि अगर पूछे कि जो ऊपर चढ़ता है जल, जैसे कि कृषि हम करते हैं तो पौधों की जड़ें पानी को क्या करती हैं, ऊपर खींचती हैं, तो क्या होता है, केशिकातु की घटना। लेकिन बरसात होती है, बरसात होने के बाद जो भूमि में पानी अंदर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतः स्यंदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला भी जो क्वेश्चन है वह कक्षा 7 से ये, और यहाँ पर ये पूछा है कि आपका एमसीक्यू है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है। पहला है उद्योगों का तेजी से विकास करना। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो आप जानते हैं कि जहाँ पे तेजी से उद्योगों का विकास होगा वहाँ पर पानी की कमी होगी, जनसंख्या अधिक होगी तो भी पानी की कमी होगी, जल संसाधनों का कुप्रबंधन मतलब कि अच्छे से हम तालाबों को व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो भी क्या होगा, पानी की कमी होगी। तो यहाँ पे क्या है, भारी वर्षा। ठीक है, भारी वर्षा से पानी की कमी नहीं, पानी की अधिकता होती है। तो जिम्मेदार कौन सा नहीं है, तो भारी वर्षा पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है कि विश्व की झीलों और नदियों में कुल जल, पहला है कि अस्थिर है। तो आपका क्या है, गलत है, क्योंकि जितनी भी पृथ्वी पर आपका जो जल की मात्रा है वह क्या है, 71% था, है और रहेगा। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे प्राचीन काल में भी कितने परसेंट था, 71%, अभी भी कितने हैं, 71%, आने वाले समय में भी कितना रहेगा, 71%। जो कमी होती है वो पीने योग्य जल की कमी होती है। ठीक है, पीने योग्य जल की कमी होती है, न कि इस 71% में कोई कमी होने वाली है। तो इस चीज़ को याद रखिए कि पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या है, स्थिर है, वो अलग अलग रूपों में क्या है, स्थिर है, 71% है। जो कमी हो रही है वो पीने योग्य जल की कमी हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि अस्थिर, तो बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या है, स्थिर है। जो कमी हो रही है पीने योग्य जल की कमी हो रही है। दूसरा कह रहा है कि भूमि के नीचे स्थिर है। तो ये भी क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि भूमि के नीचे ही केवल स्थिर नहीं होता, क्योंकि ग्लेशियर के रूप में जलाशय मतलब जलाशयों में है और महासागरों में है। अगला कह रहा है कि संसार के समुद्रों और महासागरों और जलवाष्प के रूप में स्थिर है। तो ये आपका क्या है, सही है, क्योंकि अलग अलग रूपों में स्थिर है। अगला कह रहा है कि संसार में स्थिर है। तो सबसे अच्छा, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है, सही है, लेकिन दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, तीसरा वाला। अगर तीसरा वाला ऑप्शन नहीं सही रहता तो हम क्या करते हैं, चौथे वाले को सही कर लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वह किससे, कक्षा 8 से है। ठीक है, तो अब देखते हैं एनसीईआरटी कक्षा 8 से एमसीक्यू के रूप में। तो जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो पहला क्या है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से। तो आपने पता है जीवाश्म ईंधन को जलाने से वायु प्रदूषण होता है, न कि जल प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला कह रहा है तालाबों में स्नान करने से, इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। कृषि अपशिष्ट जैसे कि हम खाद छिड़क रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, खाद छिड़क रहे हैं और उसकी मात्रा नीचे भूमिगत जल के रूप में जाती है, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कल कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको नदियों में बहा देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण। तो यहाँ पूछ रहा है कि जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो कौन सा सही होगा, आपका ए वाला, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है, ना कि जल प्रदूषण होता है। अगला कह रहा है कि पीने के पानी में ऑप्शन ए गंध नहीं हो सकती, ऑप्शन बी अशुद्धियाँ होती हैं, ऑप्शन सी हानिकारक रसायन होते हैं, और ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो यहाँ पे पीने के पानी में अशुद्धियाँ हल्की फुल्की मात्रा में हो सकती हैं। ठीक है, हानिकारक रसायन भी होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिसको मारने के लिए हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो पीने योग्य पानी होता है उसमें कभी मतलब ये सारी चीज़ें हल्की हल्की मात्रा में हो सकती हैं, लेकिन कभी भी उसमें गंध नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन आपका सही है।
अगला कह रहा है कि जल में प्रदूषणों की पहचान की जा सकती है। तो पहला कह रहा है खराब स्वास्थ्य से, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा है दुर्गंध और जलीय खरपतवार की वृद्धि, क्योंकि जिस जलाशय में अधिक मात्रा में जलीय खरपतवार होंगे वहाँ पे क्या होगा, प्रदूषण मात्रा अधिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन कौन सा होता है आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग का चयन करें, हैजा, तपेदिक, डेंगू और मलेरिया। तो आपको मैं बता दूं डेंगू और मलेरिया, ठीक है, जल जनित रोग नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जल इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो जल के इकट्ठा होने से मच्छरों का प्रजनन अधिक होता है, न कि मतलब कि जल से। तो यहाँ पे हैजा जो है दूषित जल या दूषित भोजन को करने से क्या होता है, हैजा होता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका क्या होता है, ए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि घर में पानी से निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पोटेशियम एलम, क्लोरीन, पोटेशियम डाइक्रोमेट और नमक। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि क्लोरीन जो होता है जीवाणुओं को मारने के लिए होता है, कि जल में जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए जीवाणु का प्रयोग, और पोटास एलम का प्रयोग क्या करते हैं कि अशुद्धियों को दूर करने के लिए, या तो पानी को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, पोटास एलम। तो दोस्तों ये क्लास जो रहा जल का रहा, अगला क्लास जो रहेगा मृदा का रहेगा, और मृदा में भी बेसिक तौर पे आपको पहला लेक्चर दिया जाएगा, और एनसीईआरटी के जो कक्षा 6, 7, 8 में मृदा से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व भी कराएंगे, और इन सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कल का जो वीडियो था उसमें आवाज़ नहीं थी, जिसके कारण वीडियो को डिलीट करना पड़ा, ठीक है, और फिर से उसी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।